बच्चों नमस्कार। आज का जो ये विषय है हमारा, ये तृतीय वर्ष कला हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। और आज का विषय है हमारा आधुनिक काव्य का प्रवर्तिगत इतिहास। संक्षेप में हम कुछ पंक्तियों में इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके विभाजन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण भी रहा है। इस काल में हिंदी साहित्य का बहुआयामी विकास हुआ। आधुनिक काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है और उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो विकास के चरण रहे हैं हिंदी कविता के और किस युग के कौन से प्रमुख लेखक हैं, वह युग की उस युग की अवधि क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम प्रत्येक युग में के महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम इत्यादि से परिचय कराएंगे और उनकी काव्यगत विशेषताओं से। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। पहला युग है वह भारतेंदु युग है। इसकी अवधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में हम जो नाम ले सकते हैं, वह पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वयं है, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास आदि। इसी क्रम में हम देखते हैं जो कविता का दूसरा युग है वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख इसका अवधि है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और इसके प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन सभी कवियों के नामों से आप बखूबी परिचित हैं और ये आपके अध्ययन का विषय भी रहे हैं। तीसरा हम जो युग है वह छायावादी युग को नाम से ले सकते हैं। और इस युग की अवधि है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। और इसके जो आधार स्तंभों के रूप में छायावादी कवियों का नाम लिया जा सकता है, उसमें प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अभी मैं बच्चों आपके सामने इन तीन प्रमुख युगों और उनसे संबंधित कवियों की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। और उसके बाद हम अन्य जो तीन युग हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहला मैं भारतेंदु युग के बारे में आपसे बात करती हूँ। और इनके इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में आप नाम मैंने आपके सामने लिए हैं और आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाई भी दे रहे होंगे। तो भारतेंदु युग के कवियों की क्या विशेषता रही थी या काव्यगत क्या विशेषता हैं, वह मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगी, क्योंकि विस्तार में हम छायावादी युग में ही जाएंगे। तो इसकी पहली विशेषता भारतेंदु युग की है। भारतेंदु युग में बाह्य आडंबरों, बाल विवाह और विधवा विवाह का विरोध किया गया था। इतना ही नहीं, नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और अस्पृश्यता को लेकर अनेक सहानुभूति मूलक कविताओं की रचना भी की गई थी। दूसरा इस युग के काव्य की विशेषता हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी के लिए संघर्ष था कर हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। दास्ता और पराधीनता में जकड़ा हुआ था। तो उस समय आर्थिक पराजय का चित्रण भी इस काल के कवियों ने बड़ी ईमानदारी से किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बिखरे हुए और कमज़ोर पक्ष को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस कालखंड के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग का पर आग्रह पर बल दिया। तो इस तरह से इसकी दूसरी विशेषता हम इस रूप में समझ सकते हैं। तीसरी जो हम इस भारतेंदु युग की विशेषता या काव्यगत विशेषता की बात करें, तो वह है कि भारतेंदु युग की कविताओं में जहाँ नवजागरण और समसामयिक जीवन स्वर है, वहीं उसमें भक्ति व रीतिकालीन या रीति युगीन श्रृंगार का गंगा जमनी मेल भी देखा जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगली विशेषता का बारे में बात करते हैं। भारतेंदु युगीन कविता में प्रकृति का स्वरूप पारंपरिक ही है। यानी जैसा कि
आदिकाल से चला आया है, वैसा ही उन्होंने भी बनाए रखा है अपने काव्य में प्रकृति का रूप। और बंधी बंधाई परिपाटी पर प्रकृति का आलंबन और अलंकृत रूप ही भारतेंदु काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह भारतेंदु युगीन प्रेम संयत और स्वाभाविक है। अपवाद स्वरूप कृष्ण राधा की लीलाओं का वर्णन कहीं कहीं रीति युगीन काव्य से मेल अवश्य खाता है। बाकी तो उन्होंने प्रेम का संयत और स्वाभाविक जो है उसी वर्णन पर बल दिया है। अगर हम भाषाई दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग भाषाई चेतना की दृष्टि से वह काव्य धारा पर्याप्त महत्व की अधिकारिणी रही है। और एक ओर ब्रज भाषा का ललित प्रयोग है, तो दूसरी ओर खड़ी बोली का प्रयोग इस काल की भाषाई चेतना के दो छोर हैं या दो किनारे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ संक्षेप में इस युग की प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है और बताया है कि किस तरह से भारतेंदु युग में जो कवि थे और उनके जो काव्य का या लेखन का विषय था वह क्या रहा था। अब हम द्विवेदी युग पर आते हैं, जिसका जो काल है या जिसकी अवधि है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। इसके जो प्रमुख कवि हैं वह श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय रहे हैं। अन्य कवि भी इस काल की शोभा बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, पर चूंकि हम अभी संक्षेप में परिचय भर आपको दे रहे हैं, इसलिए इन्हीं कवियों का नामोल्लेख किया गया है। तो द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जो द्विवेदी युग में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को विशेष महत्व दिया गया था और हरिऔध उपाध्याय तथा मैथिली शरण गुप्त ने इसे बढ़ावा देने में अपना भरपूर योगदान दिया था। और इस तरह ये भाषा का व्याकरण सम्मत परिष्कार भी इस युग की ही देन है, अर्थात द्विवेदी युग की। दूसरा हम देखते हैं कि श्रृंगार रस का बहिष्कार करके आदर्श प्रेम की स्थान मिला और जो नैतिकता संबंधी मूल्य थे वह इस युग में उनको उत्तरोत्तर उनका जो रूप था वह बढ़ता गया और निखरता गया। क्योंकि एक बात सर्वविदित है कि बिना नैतिकता के कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है, उन्नति नहीं कर सकता। तो द्विवेदी युग में नैतिकता के मूल्यों पर अधिक बल दिया गया। तीसरा हम देखते हैं प्रवृत्ति के रूप में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई, अर्थात जो देश सोया हुआ था और परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो इस ओर थोड़ी सामाजिक चेतना जागृत हुई। देशभक्ति और राष्ट्रीयता को विकसित होने का अधिक अवसर भी द्विवेदी युग में काव्य और साहित्य के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कविता में विविध छंदों का प्रयोग हुआ और छंद के प्रति कवियों का ध्यान अधिक गया या उस ओर उन्होंने अधिक ध्यान दिया और कुछ नए नए प्रयोग भी द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख देन कही जा सकती है। अब हम अपने छायावादी युग की ओर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि छायावादी में जयशंकर प्रसाद या जो आधार स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। तो इन चारों कवियों का हम देखते हैं कि किस तरह से छायावाद युग में योगदान रहा और छायावाद युग की प्रवृत्तियों को भी हम यहाँ इस पैरा के अंतर्गत समझेंगे और आपको समझाने की प्रयास करेंगे। तो छायावाद की प्रवृत्तियों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसमें है पहला विषयगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा विचारगत प्रवृत्तियाँ और तीसरा शैलीगत प्रवृत्तियाँ। तो हमने अपने चारों कवि का जो आधार स्तंभ थे उनके नाम से आपका परिचय करा दिया है। अब मैं पहला विषयगत प्रवृत्ति के बारे में आपसे बात करती हूँ। तो विषयगत प्रवृत्तियों में जो है वह नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण इस काल के कवियों ने किया है। दूसरा प्रकृति चित्रण पर भी इनका एकाधिकार रहा है और रहस्यवाद को भी उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। तो नारी सौंदर्य में या नारी के प्रति दृष्टिकोण के बारे में हम बात करें तो कामायनी में हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने सुंदर पंक्तियों के माध्यम से बताया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी भा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा है और इस तरह से हम देखते हैं कि छायावादी कवियों ने स्थूल चित्रण की अपेक्षा
उसके अर्थात सौंदर्य के सूक्ष्म चित्रण पर या उसके अंकन पर अधिक बल दिया है, और इस उन्होंने प्रेमानुभूति की जो व्यंजना है वो भी इसी आधार पर की हैं। और प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता उनको विरह की अनुभूति के वर्णन में मिली है, जैसा कि हम निराला की पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कहूँ अब तक ना कही, दुखी मेरे जीवन की कथा रही। तो इसमें विषयगत प्रवृत्तियों में हम इसको भी जोड़ सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुभूतियों पर भी इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। दूसरा उदाहरण हम महादेवी वर्मा का ले सकते हैं, जब वो एक स्थान पर कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो मैं शब्द का प्रयोग उनकी व्यक्तिगत दुख या विरह की अनुभूति को एक तरह से उसका द्योतक है या उसका प्रतीक है। प्रकृति चित्रण या प्रकृति सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है, और इस संदर्भ में हम निराला की इन खूबसूरत पंक्तियों के द्वारा प्रकृति सौंदर्य को बता सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने मानवीकरण किया है। दिवसा अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी, धीरे धीरे धीरे। तो एक चित्र या कहना चाहिए एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और रहस्यवाद जो इनकी विषयगत प्रवृत्ति है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से, जैसे एक स्थान पर जयशंकर प्रसाद ने कहा है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और एक और अन्य पंक्ति में कहा गया है, कौन तम के पार रे मन कह। तो वहाँ वह उनको समझ नहीं पाते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं ये भी अस्पष्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विषयगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत नारी सौंदर्य और प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, रहस्यवाद आदि के बारे में छायावादी कवियों ने अपने भावों को व्यक्त किया है। अगर हम आगे अब चलते हैं विचारगत प्रवृत्तियों के बारे में, तो उसमें हम देखते हैं कि यह दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद के पक्षधर हैं। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों और भयाडंबरों से मुक्त होना ही इनके काव्य का उद्देश्य रहा है। जैसा कि हम देखते हैं जो निराला हैं अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध बहुत ही खुलकर अपने काव्य में किया है, और सरोज स्मृति में हम कहीं कहीं उसकी झलक देख सकते हैं। तीसरा, समाज के क्षेत्र में साम्यवाद या समन्वयवाद की बात ये कहते हैं, और इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति की कामना छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद और सौंदर्यवाद की बात भी इन्होंने अपनी रचनाओं में खुलकर प्रस्तुत की है, या उसको उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। आगे हम देखते हैं तीसरी और अंतिम विशेषता, शैलीगत विशेषता। इसमें है उनकी शैलीगत विशेषता को इस तरह से समझ सकते हैं कि मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी मुक्तक गीत शैली। प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है अपने काव्य रचनाओं में, तथा प्राचीन और नवीन अलंकार का प्रचुर मात्रा में अपने काव्य में समावेश किया है। और जो पदावली है वह कोमलकांत पदावली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ हमने संक्षेप में छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में समझा है, और कुछ उदाहरणों से आपको स्पष्ट करने का मैंने भरपूर प्रयास किया है, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होंगी। क्योंकि छायावाद आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, और 4 आधार स्तंभ कवियों में से 3 कवियों का आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो यहाँ मैं प्रत्येक कवि का परिचय देते हुए उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना आवश्यक समझती हूँ। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रौढ़तम कवि रहे हैं, और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं प्रेम पथिक, करुणालय, महाराजा का, और कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है, और यह महाकाव्य है। प्रेम पथिक एक लघु प्रबंध काव्य है, और आंसू एक खंड काव्य है। दूसरे कवि जो प्रकृति के कवि के नाम से या प्रकृति के कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, वह हैं सुमित्रा नंदन पंत।
इनकी काव्य कृतियाँ हैं जो एक तो ग्रंथि, दूसरा वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या और युगांत आदि। और स्फुट रचनाएं हैं इनकी पल्लव और गुंजन में संकलित हैं, जिसमें उन्होंने नारी सौंदर्य और मानवतावाद की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। पल्लव में निराशा और प्रकृति का चित्रण अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, वहीं गुंजन में हमें नारी सौंदर्य और मानवतावाद की बात के पक्षधर रहे हैं। ग्रंथि जो उनका है वह एक छोटा प्रबंध काव्य है, जिसमें उन्होंने अन्यतम प्रेम के बारे में वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के का परिचय भी हम दे देते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ हैं परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना आदि। और छायावाद की सभी प्रवृत्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में देखने को मिलती है। अंतिम जो कवियत्री हैं वह है महादेवी वर्मा, और इनकी काव्य रचनाएं हैं निहारिका, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और आदि। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, पर किन्हीं परिस्थितियों के कारण उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो इस तरह बच्चों आज हमने आधुनिक काव्य की प्रवृत्तिगत इतिहास के बारे में आपसे चर्चा की, और हमने पहला भारतेंदु युग के बारे में बात की, उसकी प्रवृत्तियों के आपको परिचय कराया, कवियों से आपका परिचय कराया। दूसरे द्विवेदी युग के बारे में बातचीत की, द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ बताई या प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की, तथा प्रमुख कवियों का जो योगदान रहा है उसके बारे में भी आपको बताया। तीसरा, हमने आज छायावाद के बारे में बात की है और उनकी छायावाद की प्रवृत्तियों को 3 भागों में वर्गीकृत करके और उनकी प्रवृत्तियों को 100 उदाहरण बताने का प्रयास किया, और इसमें मैं सोचती हूँ आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और आप छायावाद, जैसा मैंने अभी पूर्व में भी कहा है, कि ये आपके पाठ्यक्रम में 3 कवि शामिल हैं 4 में से, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग भी है। तो इस युग की प्रवृत्तियों को आपको विस्तार से अध्ययन करना है, जो आपके लिए श्रेयस्कर भी रहेगा। तो मैं आज अपना जो विषय है हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में वह यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, और अगर कोई कमी या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे संपर्क के द्वारा इसको अपनी समस्या का निदान भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।